तो कल बताया था मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है। मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, तो जैसे मान लो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, जैसे G इज इक्वल टू क्या है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसके इस नॉर्मल सब ग्रुप क्या क्या बन सकते हैं, तो इसका नॉर्मल सब ग्रुप एक बनेगा क्या, एक नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा G1, ठीक है। तो G1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 1, ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। एक G2 हो गया, तो इसका नॉर्मल सब ग्रुप ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू G0 इज सुपर सेट ऑफ G1 इज सुपर सेट ऑफ G2 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 1। ये कंपोजिशन सीरीज हुई, ठीक है। ये कंपोजिशन सीरीज हुई ग्रुप G की, ठीक है। तो यहाँ पे G1 इसका नॉर्मल सब ग्रुप जो हुआ G1 और G2 भी नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का, और G1 भी नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है। तो इन दो नॉर्मल सब ग्रुप में बड़ा कौन है, G1। तो G1 जो सबसे बड़ा है वे क्या कहलाता है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। वैसे G भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, लेकिन वो तो G खुद है, खुद को छोड़कर जो जितने नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं G को छोड़कर, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप को छोड़कर जितने नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो ये दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि G, ठीक है। अब ये G एक ग्रुप है और N इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, N इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप N G का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाएगा कि यदि एक नॉर्मल सब ग्रुप है H का, तब ऐसी कंडीशन में नहीं, G एक ग्रुप है N इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो N G का नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाएगा कि यदि एक ऐसे नॉर्मल सब ग्रुप H का अस्तित्व न हो कि जिस H में N कंटेन करता हो और वह N, कहने का मतलब कि G और N के बीच में, N और G के बीच में कोई दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप ना आए, ठीक है, जिसमें N कंटेन हो, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन ना हो, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि यदि N मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप तभी कहलाएगा कि यदि कोई नॉर्मल सब ग्रुप H ऐसा है जिसमें N कंटेन है, तो वह H जो है वह H किसके बराबर हो, N के बराबर हो अथवा वह H G के बराबर हो। इसका मतलब कि G और N के बीच में कोई नॉर्मल सब ग्रुप ऐसा ना हो, ठीक है। यदि कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, जैसे मान लो G है और एक N है, G और N, तो N सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप तभी कहलाएगा कि यदि इसके बीच में कोई नॉर्मल सब ग्रुप आता भी है, कोई मान लेते हैं H आता है जिसमें N कंटेन है, ठीक है, तो वह H का मान किसके बराबर हो, N के बराबर हो अथवा उस H का मान G के बराबर हो, ठीक है। इसका मतलब N क्या होगा, सबसे बड़ा है। नहीं बात समझ में आई, G ग्रुप है, N नॉर्मल सब ग्रुप है, तो N सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाएगा, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाएगा कि यदि N को कंटेन करने वाला कोई नॉर्मल सब ग्रुप H मिलता है तो वह H या तो G के बराबर है अथवा वह H N के बराबर है। इसका मतलब सबसे बड़ा N है, सबसे बड़ा क्या है, N है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यदि N G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो G अपान N जो होगा कोशिएंट ग्रुप, ये सिंपल ग्रुप होगा। क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि G1 नॉर्मल सब ग्रुप है, G1 सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं है, तो यहाँ से जो कोशिएंट ग्रुप बना G अपान G1, तो G अपान G1 सिंपल ग्रुप है। कैसे जानो कि सिंपल ग्रुप है, इसका ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ G अपान G1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ G अपान ऑर्डर ऑफ G1, ऑर्डर ऑफ G1। तो ऑर्डर ऑफ G क्या है, 4, ऑर्डर ऑफ G क्या है 4, ऑर्डर ऑफ G1 क्या है 1 2 2 है, तो यहाँ पे 2 काट दोगे तो 2 आया। तो इस कोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर क्या आया, प्राइम नंबर। तो जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर होता है वह सिंपल ग्रुप होता है, जिस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, प्राइम नंबर हो, तो वे क्या होता है, सिंपल ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते ये हैं कि यहाँ G अपान G1 जो कोशिएंट ग्रुप है उसका ऑर्डर से प्राइम नंबर आने की वजह से यह G अपान G1 क्या हुआ, सिंपल ग्रुप हुआ। और G अपान G1 जब सिंपल ग्रुप हुआ तो G1 क्या होगा, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा,
मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि कहने का मतलब ये हुआ कि यदि G एक ग्रुप है, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तब एच जी का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा कब? जब G अपॉन एच से जो कोशिएंट ग्रुप बनता है वह सिंपल ग्रुप हो। G अपॉन एच से जो कोशिएंट ग्रुप बनेगा वह क्या हो? सिंपल हो। ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि H क्या है? मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, ताकि समझ गए ना, सबसे बड़े नॉर्मल सब ग्रुप को मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। अथवा एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो और G अपॉन एच यदि सिंपल ग्रुप हो गया तो निश्चित रूप से एच क्या कहलाएगा? G का नॉर्मल सब ग्रुप। दो शब्द, यदि मान लो G अपॉन एच क्या है? G अपॉन एच सिंपल ग्रुप है तो कह दो कि एच क्या है? G का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, और यदि G अपॉन एच से सिंपल ग्रुप है तो कह दो कि एच क्या है? मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई है। ठीक है, यानी किसी ग्रुप G का एक सब ग्रुप H नॉर्मल सब ग्रुप होता है यदि और केवल यदि G अपॉन एच सिंपल हो। तो G अपॉन एच को सिंपल लेकर चलेंगे तो H को मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध कर देंगे, और H को मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप लेकर चलेंगे तो G अपॉन एच को क्या कर देंगे? सिंपल ग्रुप। ठीक है, और सिंपल ग्रुप किसे कहते हैं? जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर हो, उसे सिंपल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अथवा जिस ग्रुप के केवल इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो, जिस ग्रुप के केवल इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल ग्रुप है। जैसे यहाँ पे G इज इक्वल टू क्या लेते हैं? G इज इक्वल टू यहाँ पे 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और G इज इक्वल टू क्या ले लें? 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो इसका ऑर्डर 3 है तो प्राइम नंबर है तो ये सिंपल ग्रुप होगा। इसका ऑर्डर 4 है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए सिंपल ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते ये हैं कि इसका यदि नॉर्मल सब ग्रुप बनाएं तो केवल एक बनेगा अथवा पूरे ग्रुप को पूरे एलिमेंट रखने वाला बनेगा। तो जिस नॉर्मल सब ग्रुप में सिर्फ तत्समक अवयव होता है तो उसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और जिस नॉर्मल सब ग्रुप में G के सारे एलिमेंट होते हैं तो उसको भी कहते हैं इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, है ना। लेकिन जिस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट G को छोड़ करके जो एलिमेंट होते हैं, जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, वे कहलाता है क्या? वे कहलाता है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। जैसे यहाँ पे यह G1 प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन ये 1 क्या है? इम्प्रॉपर है। ये G भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, G भी हो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, लेकिन G क्या कहलाएगा? और ये जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, जिसमें G के पूरे एलिमेंट हैं, इन दोनों नॉर्मल सब ग्रुप को कहते हैं G का इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इसके अलावा जो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं उनको कहते हैं प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, अब कल हम ये प्रूव किए थे कि कोई यदि फाइनाइट ग्रुप है, कोई ग्रुप क्या है? फाइनाइट ग्रुप है, तो उसकी कम से कम एक कंपोजिशन सीरीज होप करेगी। फाइनाइट ग्रुप की कोई कंपोजिशन सीरीज होती ही होती है। आज हम प्रूव करने वाले हैं स्टेट एंड प्रूफ जॉर्डन होल्डर थ्योरम। जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन होल्डर थ्योरम, चूँकि ऑल यूनिवर्सिटी में 10 नंबर की पूछी जाती है। स्टेट एंड प्रूफ जॉर्डन होल्डर थ्योरम। ठीक है, तो देखो स्टेट एंड प्रूफ जॉर्डन होल्डर थ्योरम। एनी टू कंपोजिशन सीरीज, any two composition series कौन कौन? G इज इक्वल टू G0 सुपर सेट ऑफ G1 इज सुपर सेट ऑफ G2 सुपर सेट ऑफ Gn इज इक्वल टू सिंगल्टन सेट E। और यहाँ पे G इज इक्वल टू H0 सुपर सेट ऑफ H1 सुपर सेट ऑफ H2 सुपर, यहाँ पे क्या होगा? HM इज इक्वल टू सिंगल्टन सेट E। एक कंपोजिशन सीरीज, इसका नाम फर्स्ट रख लेते हैं, इसका नाम सेकंड।
ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप आर आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकारी होते हैं, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। एनी टू कंपोजिशन सीरीज, कौन कौन, ये कंपोजिशन सीरीज फर्स्ट और कंपोजिशन सीरीज सेकंड ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी की ये दोनों कंपोजिशन सीरीज क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, तुल्यकारी है, ठीक है। अर्थात दोनों कंपोजिशन सीरीज की लेंथ समान है, लेंथ समान को ही हम बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ग्रुप है जी और एक है जी डैश, और इनके बीच में यदि हम मैपिंग दिखा दें 1 1, ठीक है, जैसे ए बी सी है और यहाँ पे क्या है, एफ ए है, एफ बी है और एफ सी, तो इस मैपिंग को कह दें 1 1 है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है, तभी तो ये मैपिंग या आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी ना। तब यहाँ ऐसी कंडीशन में 1 1 होने का मतलब डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है, ऑन टू का मतलब हर एक एलिमेंट रिलेटेड है, कोई एलिमेंट बचा नहीं है। ऐसी कंडीशन में देखो इसमें 3 एलिमेंट हैं तो इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। दोनों में एलिमेंट समान कब होंगे, जब इन दोनों सेट के बीच में जो मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म हो, मैपिंग क्या हो, आइसोमॉर्फिज्म हो, तब कह सकते हो दावे के साथ कि जी में जितने एलिमेंट होंगे वही उतने जी डैश में होंगे, ठीक है। तो इस कंपोजिशन सीरीज की लेंथ है और इस कंपोजिशन सीरीज की लेंथ समान तभी होंगे जब ये दोनों कंपोजिशन सीरीज क्या हो, तुल्यकारी हो, आइसोमॉर्फिज्म हो, क्या हो, आइसोमॉर्फिज्म हो, ठीक है। अर्थात यहाँ पे देखो, ये तो यहाँ पे जीवन क्या होगा, मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप होगा जी जीरो का, क्यों, क्योंकि आप जानते ही हो कि जब ये नॉर्मल सबग्रुप है जी जीरो का तो जी नॉट अपान जीवन, और जी नॉट को जी भी लिख सकते हैं, तो जी अपान जीवन क्या होगा, सिंपल ग्रुप होता है, ठीक है, तभी तो कंपोजिशन सीरीज कहलाती है। तो जब ये सिंपल ग्रुप होता है तभी हम बता चुके हैं आपको, किसी ग्रुप का सब ग्रुप एच मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप कहलाता है जब जी अपान एच सिंपल ग्रुप हो, जी अपान एच सिंपल ग्रुप हो। तो यहाँ पे जानते हो कि जीवन नॉर्मल सबग्रुप है जी जीरो का या जी नॉट का, तो जब जीवन नॉर्मल सबग्रुप है तो नॉर्मल सबग्रुप को नीचे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एच नॉर्मल सबग्रुप है जी का, तो जी अपान एच जो नॉर्मल सबग्रुप है उसको नीचे लिखते हैं, तब क्वोशिएंट ग्रुप बनता है या फैक्टर ग्रुप बनता है कि नहीं, ठीक है। तो जब एच नॉर्मल सबग्रुप है जी का, तो जी अपान एच क्या कहलाता है, क्वोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पे जीवन नॉर्मल सबग्रुप है जी जीरो का या जी नॉट का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी नॉट अपान जीवन क्या होगा, सिंपल ग्रुप। और जब सिंपल ग्रुप होता है, आपको जानते हो क्वोशिएंट ग्रुप सिंपल ग्रुप है, तो नॉर्मल सबग्रुप मैक्सिमल होगा, नॉर्मल सबग्रुप क्या होगा, मैक्सिमल होगा। तो यहाँ पे जीवन क्या हो जाएगा, मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप होगा जी नॉट का, H1 मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप होगा H नॉट का, ठीक है, H नॉट का, ठीक है, और या H नॉट पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल सबग्रुप होगा, तो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ से समान दिखा दी, इसकी लेंथ तो n है, इसकी लेंथ m है। यदि n बराबर m सिद्ध कर दें तो थ्योरम यही तो हमें प्रूव भी करना है कि किसी फाइनाइट ग्रुप की जो कंपोजिशन सीरीज की जितनी दो कंपोजिशन सीरीज बनाते हैं तो दोनों की लेंथ समान रहेगी हमेशा। किसी फाइनाइट ग्रुप किसे कहेंगे, जिसमें एलिमेंट की संख्या गिना जा सकता हो, और उसकी यदि दो कंपोजिशन सीरीज बनाओगे तो दोनों में एलिमेंट की संख्या समान रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जितने फैक्टर ग्रुप बनेंगे, जैसे जी एक फैक्टर ग्रुप बन गया, यहाँ से एक फैक्टर ग्रुप बनेगा क्या, जी नॉट अपान जी1, एक क्या बनेगा, जी1 अपान जी2, ठीक है। इसी प्रकार क्या बनेगा, जी1 अपान, हाँ ठीक है, फिर क्या होगा, Gn नॉर्मल सबग्रुप होगा ना, तो Gn-1 अपान Gn, ऐसे ना, तो ये क्वोशिएंट ग्रुप बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, H नॉट अपान H1, ठीक है, फिर क्या बनेगा, H1 अपान H2, और यहाँ पे क्या बनेगा, Hm-1 अपान Hm, ठीक है। तो ये फैक्टर ग्रुप बनेंगे इन दोनों कंपोजिशन सीरीज की। तो जब एक फैक्टर ग्रुप बनेंगे तो यहाँ पे जैसे एक सेट बना लें, इस सेट में एक सेट में एलिमेंट ऐसे हों, इस प्रकार के फैक्टर ग्रुप एलिमेंट हों, जी नॉट अपान जी1, ये जी1 अपान जी2, और ये क्या हो, इधर लिखते हैं क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को डाउट है, मेरे लोगों के समझ में आता है, ये पढ़ाने वालों के भी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी नॉट अपान जी1,
G1 अपान ये G2, ठीक है, और Gn-1 अपान Gn, ठीक है। और ये क्या लिखोगे, एक में लिख लें H0 अपान H1, ठीक है, H1 अपान H2, और ये क्या है Hm-1 अपान Hm, ठीक है। अब एक सेट ये बन गया, एक सेट ये बन गया जिसके मेंबर हैं फैक्टर ग्रुप, जिसके मेंबर हैं फैक्टर ग्रुप, ठीक है। तो इन दोनों सेट के बीच में एक मैपिंग ऐसी होगी, मान लो फाई है, वह आइसोमॉर्फिज्म होगी। तो इस मैपिंग को जब आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ कर देंगे तो निश्चित रूप से इसमें जितने फैक्टर ग्रुप होंगे उतने फैक्टर ग्रुप यहाँ भी होंगे। और जब दोनों में फैक्टर ग्रुप की संख्या समान हो जाएगी तो इसका मतलब इस कंपोजिशन सीरीज या इस कंपोजिशन सीरीज की लेंथ समान होगी, ठीक है। तो इस कंपोजिशन सीरीज के जितने फैक्टर ग्रुप बनते हैं और इस कंपोजिशन सीरीज के जितने फैक्टर ग्रुप बनते हैं, तो उन फैक्टर ग्रुप के बीच में यदि हम एक मैपिंग डिफाइंड करें तो वे मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म टाइप की होगी। तभी हम कह पाएंगे कि फाइनाइट ग्रुप जी की जो दोनों कंपोजिशन सीरीज फर्स्ट और सेकंड हैं, उन दोनों की लेंथ क्या है, समान है। इसी को हम समान को ही आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं या इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। किसी फाइनाइट ग्रुप की दो कंपोजिशन सीरीज क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। इक्विवेलेंट सर्वसम होती है, समान होती है, लेंथ बराबर होती है, ठीक है ना। ये हमको प्रूव करना है। या कि हम ये बोल सकते हैं कि दोनों कंपोजिशन सीरीज के जो फैक्टर ग्रुप के बीच में यदि हम एक मैपिंग डिफाइंड करें तो वो मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होगी, ठीक है। और वो मैपिंग जब आइसोमॉर्फिज्म होगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, उन दोनों कंपोजिशन सीरीज की लेंथ क्या होगी, समान हो ही जाएगी। क्या हो जाएगी, कंपोजिशन सीरीज की लेंथ समान हो जाएगी, ठीक है। इसकी संख्या बराबर हो जाएगी। जब इनकी संख्या बराबर होगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी दोनों की लेंथ क्या होगी, समान है। इसकी लेंथ n, इसकी लेंथ n, तो n बराबर m हो जाएगा, n बराबर m, ठीक है। अब विशेष रूप से ये जानना है कि यदि ये कंपोजिशन सीरीज है ग्रुप जी की तो निश्चित रूप से ये नॉर्मल सबग्रुप तो है G1 G0 का, साथ ही G0 अपान G1 के सिंपल ग्रुप होने की वजह से G1 क्या कहलाएगा, मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप कहलाएगा G0 का, और G0 को ही G कहते हैं। ये कह सकते हैं कि G1 मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप होगा G का, और H1 मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप होगा G का, यदि ये कंपोजिशन सीरीज है तो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, G2 क्या होगा, मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप होगा G1 का, और H2 क्या होगा, मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप होगा H1 का। क्यों ना होगा, क्योंकि G1 अपान G2 और H1 अपान H2 दोनों सिंपल ग्रुप हैं, ठीक है। क्योंकि ईच फैक्टर ग्रुप क्या होते हैं, सिंपल ग्रुप होते हैं, तभी तो ये कंपोजिशन सीरीज कहलाती है, ठीक है। अर्थात इन दोनों सीरीज के फैक्टर ग्रुप के बीच में कोई जो मैपिंग होगी वे आइसोमॉर्फिज्म टाइप की होगी, ठीक है। तब ये दोनों सेट क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। जब मैपिंग ऑनटू होमोमॉर्फिज्म होती है तो दूसरा वाला सेट क्या कहलाता है, होमोमॉर्फिक इमेज कहलाता है। और ये कहलाता है, यदि आइसोमॉर्फिज्म हो जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिक इमेज। या कि हम दोनों को बोल सकते हैं कि दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। तो आइसोमॉर्फिक कब बोल सकते हैं कि जब दोनों के बीच में एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म टाइप की हो। और आइसोमॉर्फिज्म टाइप की मैपिंग तभी होगी जब दोनों में एलिमेंट की संख्या समान हो, क्योंकि मैपिंग जो आइसोमॉर्फिज्म होती है वह 1-1 भी होती है और ऑन-टू भी होती है, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट होगा, ठीक है। अकोडोमेन का हर एक एलिमेंट डेमोन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो ये देखो, यही हम सब प्रूफ करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म दैट इज, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ लेंथ ऑफ बोथ कंपोजिशन सीरीज आर इक्वल दैट इज n बराबर m, ये सिद्ध करना है। इसी को दूसरे शब्दों में और क्या कह सकते हैं, R GB फाइनाइट ग्रुप, GB फाइनाइट ग्रुप, देन एनी टू
कंपोजिशन सीरीज आर, कंपोजिशन सीरीज आर, कंपोजिशन सीरीज आर इक्विवेलेंट, that is factor group of both composition series factor group of both composition series are equal in number, फैक्टर ग्रुप की संख्या समान होगी, इक्वल होगी, है ना। दोनों कंपोजिशन सीरीज में जितने फैक्टर ग्रुप होंगे तो दोनों के फैक्टर ग्रुप को गिनोगे तो पहले में 25 फैक्टर ग्रुप बनते हैं तो दूसरे में भी 25 फैक्टर ग्रुप बनेंगे। वही लिखा गया, फैक्टर ग्रुप ऑफ बोथ कंपोजिशन सीरीज आर इक्वल इन नंबर, गिनती में क्या होंगे, फैक्टर ग्रुप की संख्या समान रहेगी, फैक्टर ग्रुप की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। दैट इज अर्थात इफ वी कैन पुट into 1 correspondence from factor group of composition series first, factor group of composition series first, composition series first into factor group of composition series second are isomorphism, आइसोमॉर्फिज्म 1 करेस्पॉन्डिंग 1 और 1 to मैपिंग, यदि दोनों के फैक्टर ग्रुप के बीच में हम लगाएं तो वह मैपिंग क्या हो जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। दोनों कंपोजिशन सीरीज की जो फैक्टर ग्रुप बनेंगे उन दोनों के बीच में यदि हम 1 करेस्पॉन्डेंस लगाएं, 1 करेस्पॉन्डेंस का मतलब एक ऐसी मैपिंग लगाएं जो 1 हो और ऑन-टू हो, ठीक है, तो वह वाली मैपिंग क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। वह मैपिंग क्या हो जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म। तभी दोनों कंपोजिशन सीरीज की लेंथ क्या होगी, समान होगी। तभी दोनों कंपोजिशन सीरीज की लेंथ क्या होगी, इनटू, ठीक है, लेंथ क्या होगी, दोनों की समान होगी। समझ गए बात। एक ही बात को हम कई शब्दों में लिख दिए हैं ताकि आप जो सेंस समझ में आए उसको लिखना, ठीक है। लेंथ समान होगी, फैक्टर ग्रुप के बीच 1 करेस्पॉन्डेंस लगाएं तो दोनों मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी, ठीक है, या कि दोनों इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट यानी सर्वसम, समान, लेंथ में समान नहीं, लेंथ समान होगी दोनों। इस किसी फाइनाइट ग्रुप की जितनी कंपोजिशन सीरीज बनेगी तो वह कंपोजिशन सीरीज की लेंथ समान रहेगी, ठीक है। लेंथ समान होने का मतलब यहाँ पे इसको गिनना शुरू करो तो यहाँ पे इसमें n कंपोनेंट हैं, इसमें भी n कंपोनेंट हैं, m कंपोनेंट है, तो n बराबर m। हाँ, उसको सेम मीनिंग, हम पर्यायवाची है लिखे हैं 2-3 प्रकार की, ठीक है, जो आपके समझ में आए, ठीक है। स्टेटमेंट नीचे जो लिखा गया है ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहिए दूसरे शब्दों में, अर्थात दूसरे शब्दों में ये लिख दिए, ठीक है ना। अब
एक और थोड़ा सा, चलो ठीक है, प्रूफ करते हैं, बहुत हो गया, एक लिमिट से ज़्यादा। प्रूफ लिखते हैं, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड इट्स टू कंपोजिशन सीरीज, इट्स टू कंपोजिशन सीरीज, इट्स टू कंपोजिशन सीरीज आर एज फॉलोज। G is equal to G naught superset of G1 is superset of G2 dash dash Gn is singleton set E। और यहाँ पे G is equal to H naught is superset of H1 is superset of H2 और ये HM is equal to singleton set E। तो we have to prove that two series of group G, two series of group G are isomorphism, ठीक है, तुल्यकारी है। तो नाउ वी प्रूव दिस थ्योरम, this theorem according to following cases, following cases। तो केस फर्स्ट, when order of G is equal to 1, G में केवल एक ही अवयव था, समक भर, then theorem is true trivially, यूनिवर्सल ट्रू है, then थ्योरम स्वयं सिद्ध है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1, देन थ्योरम इज ट्रू ट्रिवियली, ठीक है। एक तो कंपोजिशन सीरीज बनवे करेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट एक एलिमेंटे रहेगा, तो उसकी लेंथ तो क्या होगा, सिर्फ इतने भर तो बनवे करेगा। अब क्या है, वही दोनों यही सब नॉर्मल सब ग्रुप होगा, वही ग्रुप भी होगा। एक एलिमेंट का ग्रुप कोई होता है, वही होता है जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट भर रहता है, ठीक है। तो देन थ्योरम इज ट्रू ट्रिवियली, ठीक है, स्वयं सिद्ध है। केस सेकंड व्हेन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2, मान लेते हैं किसी ग्रुप में दो एलिमेंट है, तो एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक अलावा और होगा, ई के अलावा, तो क्या होगा, जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे फिर, ई और ए लिख लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट तो हर हाल में होगा, इसके अलावा एक और एलिमेंट होगा। इन दिस कंडीशन वी गेट कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी, ऑफ जी एज फॉलोज, क्या एक होगा ई और ए, ये सुपर सेट होगा ई का। अब एक यही भर तो बनेगी, तो दूसरी एक कंपोजिशन सीरीज तो बनवे करिए, फिर यही भर, तो दूसरी बनाएंगे भी तो यही बनेगी फिर से, तो दो कंपोजिशन सीरीज की लेंथ समान हो जाएगी, क्योंकि 18 तक कंपोजिशन सीरीज ये बनती है, दूसरी तो बनेगी नहीं,
एक ये बनेगी और दूसरी बनेगी, तो इसी को रिपीट कर देंगे और क्या। तो इसकी एक एक कंपोजिशन सीरीज बनेगी तो दोनों इसी को रिपीट कर देंगे, तो दोनों की लेंथ ऑलरेडी सेम है। इसकी भी लेंथ 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन ए हो गया, ए हो गया, बी लिख लो, सीरीज ए या सीरीज बी। इन दिस केस वी गेट ओनली वन। इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस बनती एक है, इसलिए हम दो कंपोजिशन की बात कर रहे हैं ना, तो दो बना दिया रिपीट करके, है ना। इन दिस केस वी गेट ओनली वन कंपोजिशन सीरीज। ठीक है, और दोनों की लेंथ क्या हो गई, और एक ही बनेगी तो इसी को 2 बार लिख दिए, अलग अलग तो इसमें कंपोनेंट है नहीं, वही एलिमेंट है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सीरीज ए, लेंथ ऑफ सीरीज ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सीरीज बी, लेंथ ऑफ सीरीज बी। गिन लो, पहले सीरीज की लेंथ, दूसरे सीरीज की लेंथ 2 2 है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बराबर 2 सिद्ध हो गई थ्योरम। ठीक है, 10 थ्योरम इज प्रूव्ड, 10 थ्योरम इज प्रूव्ड। अब आता है क्या, केस सेकंड, केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड। इसका मतलब व्हेन ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन 2। मान लेते हैं ग्रुप जी का ऑर्डर 2 से अधिक है। एक ऑर्डर 2 ऑर्डर की व्याख्या तो कर चुके, अब मान लेते हैं ग्रुप जी का ऑर्डर 2 से अधिक है। ठीक है, तो जब 2 से अधिक है तो इन दिस केस वी हैव एराइज टू कंडीशन। तब हमारे पास 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन के भी 2 पार्ट। यदि ऑर्डर ऑफ जी 2 से अधिक है, जी का ऑर्डर जी 2 से अधिक है, इन दिस केस वी हैव एराइज, तब हमारे पास 2 स्थितियां हैं। कौन कौन, नंबर स्मॉल ए, कंडीशन स्मॉल ए, कंडीशन स्मॉल ए, कंडीशन स्मॉल ए, व्हेन G1 इज इक्वल टू H1, G1 इज इक्वल टू H1। ठीक है, तो वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाई द मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, थ्योरम बाई इंडक्शन मेथड, तो इंडक्शन मेथड क्या है, सपोज दिस इज ट्रू फॉर दोज ग्रुप suppose this is true for those group whose order is less than order is less than order of G। इंडक्शन मेथड में क्या करते हैं, उन सभी ग्रुप के लिए दी गई थ्योरम ट्रू है जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम है। ठीक है, जो सब ग्रुप होंगे वे भी ग्रुप कहलाएंगे, नॉर्मल सब ग्रुप जो होंगे वे भी क्या कहलाएंगे, ग्रुप, क्योंकि जो सब ग्रुप है तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है ना, तो वे भी क्या होगा, पिताजी टीचर हैं और लड़का भी टीचर है, दोनों टीचर कहलाएंगे। ठीक है, भले वो पिता लड़का है
तो वे तो लड़का है, छोटा हुआ एक तरह से पिताजी से, तो सबसेट तो हुआ, सब ग्रुप तो हुआ, लेकिन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है उसके अंदर ना, तो वे क्या कहलाएगा, वे भी ग्रुप कहलाएगा, वे भी टीचर कहलाएगा। ठीक है, तो वही क्या कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे सभी ग्रुप के लिए दी गई थ्योरम सत्य है जिनका ऑर्डर ग्रुप जी के ऑर्डर से कम है, ये मानकर हम चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी ग्रुप के लिए दी गई थ्योरम ट्रू है जिनका ऑर्डर ग्रुप जी के ऑर्डर से कम है, ऐसी कंडीशन में वह थ्योरम जी के लिए भी ट्रू हो जाएगी। ऐसे उसमें हम क्या करते थे 10वीं क्लास 11वीं क्लास में, कोई कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है, तो n बराबर k के लिए सत्य मान लेते थे, तो n बराबर k + 1 के लिए भी सत्य हो जाता था, दिखा देते थे यदि, तो ये कहते थे कि वह कथन यानी कि समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होता है। इंडक्शन मेथड वहाँ ये था। और यहाँ क्या है कि उन सभी ग्रुप के लिए दी गई थ्योरम सत्य है जिनका ऑर्डर ग्रुप जी के ऑर्डर से कम है। ठीक है, तब वह जी के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, वहाँ क्या था, कोई कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है, n बराबर 3 के लिए सत्य है, 4 के लिए सत्य है, तो n बराबर k के लिए सत्य मान लो, तो n बराबर k + 1 के लिए भी सत्य दिखा दो, तो ये निष्कर्ष में पहुंच जाते थे कि वह कथन n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। ये है इंडक्शन मेथड। ठीक है, वे 11वीं क्लास वाला। लेकिन यहाँ ग्रुप थ्योरी में क्या है, वो उन सभी ग्रुप के लिए दी गई थ्योरम सत्य है जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम है। तो यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए तो ग्रुप के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, जी के ऑर्डर के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, तो वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय इंडक्शन मेथड सपोज दिस इज ट्रू फॉर दोज ग्रुप, उन सभी ग्रुप हुज ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, जिनका ऑर्डर ग्रुप जी के ऑर्डर से कम है, उन सब के लिए दी गई थ्योरम सत्य है, ये हम मानकर चल रहे हैं। तो ये दिखा दिया करेंगे कि इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम है, इसलिए थ्योरम ट्रू होगी। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब व्हेन G1 = H1, यहाँ G1 = H1 है, कैसे की बात न चल रही है, तो व्हेन जब G1 = H1 then we get two composition series, then we get two composition series G1 = G1 superset of G2 superset of G3 superset of क्या Gn इज सिंगल्टन सेट E। और यहाँ भी H1 लिखते थे तो H1 के स्थान पे G1 लिखे देते हैं, क्योंकि G1 बराबर H1 लेकर हम चल रहे हैं। यहाँ H1 लिखना चाहिए था ना, पर H1 और G1 को इक्वल मानकर चले हैं, तो यहाँ H1 के स्थान पे हम क्या लिखे देते हैं, G1 है। ठीक है, = H1, यहाँ H1 = H1 लिखना चाहिए। सुपरसेट ऑफ क्या होगा, H2 इज सुपरसेट ऑफ H3 डैश डैश ये HM = क्या होगा, ये इसका नाम थर्ड रख लेते हैं और इसका नाम क्या रख लेते हैं, फोर्थ। एबव कंपोजिशन सीरीज थर्ड एंड फोर्थ आर लिखते हैं ऊपर, एबव कंपोजिशन सीरीज, एबव कंपोजिशन सीरीज थर्ड एंड फोर्थ आर सीरीज ऑफ G, सीरीज ऑफ G1 की सीरीज है ना, ये G लिखे होते तो G0 लिखते थे यहाँ ना, G = G0 लिखते थे, और यहाँ पे क्या लिखते थे, S = H0 ये लिखे थे ना, पर यहाँ क्या लिखे हैं, G1 = G1। ये G1 की कंपोजिशन सीरीज है, ये भी G1 की कंपोजिशन सीरीज है। ठीक है, और G1 जो कंपोजिशन सीरीज हम यूज किए थे, G = G0 सुपरसेट ऑफ G1, तो यहाँ पे G1 G0 G1 सिंपल ग्रुप हुआ कि नहीं, सिंपल ग्रुप है। तो G1 क्या हुआ, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G0 का अथवा G का। तो यहाँ पे G1 क्या है, G1 G का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं है। तो जब मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्या होगा, वह G के बराबर तो होगा नहीं, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है।
प्रॉपर नहीं होता, प्रॉपर होगा तब जी के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो जब जीवन क्या हुआ, जीवन जब हुआ इम्प्रॉपर, तो जब इम्प्रॉपर हुआ तो ये जीवन जी के बराबर नहीं हो सकता, और जब जीवन जी के बराबर नहीं हो सकता तो जीवन का ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप जी के ऑर्डर से कम होगा कि अधिक? ग्रुप जीवन के ऑर्डर से कम होगा, क्योंकि ये क्या है, जीवन प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, और मैक्सिमल भी है, तो मैक्सिमल है तो प्रॉपर होबे होप करेगा। ठीक है, प्रॉपर का मतलब को जी के बराबर ना हो, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर ना हो। ठीक है ना, तब ना प्रॉपर कहलाएगा। तो जीवन जी का प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है, तो निश्चित रूप से इसका ऑर्डर जो ग्रुप जी के ऑर्डर से कम होगा। हमारी हाइपोथेसिस क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है, कि सभी ग्रुप के लिए दी गई थ्योरम सत्य है जिनका ऑर्डर ग्रुप जी के ऑर्डर से कम है। तो जीवन के लिए सत्य होबे होप करेगा, क्योंकि जीवन का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम है। तो हमारी परिकल्पना हमारी क्या है, उन सभी ग्रुप के लिए दी गई थ्योरम सत्य है जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम है, यही ना परिकल्पना है। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर दोज ग्रुप हुज ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, तो जिनका ऑर्डर ग्रुप जी के ऑर्डर से कम है उन सभी के लिए थ्योरम सत्य है, ये हम मानकर चलें। ठीक है, और यहाँ जीवन क्या है, जी का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसलिए ये जीवन क्या होगा, जी का प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा। जब जीवन जी का प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो जीवन का ऑर्डर कम होगा जी के ऑर्डर से। यदि इम्प्रॉपर होता तो कह सकते थे कि बराबर होगा, लेकिन ये प्रॉपर है, इसलिए जीवन का ऑर्डर निश्चित रूप से जी के ऑर्डर से कम होगा। जैसे हम जीवन को कहें, जी को कहें यदि 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो जीवन क्या हो जाएगा, 1 - 1। तो ये क्या है, प्रॉपर है। ठीक है, अब इम्प्रॉपर होता तो हम इसको पूरा ले सकते थे। ठीक है, तो फिर मैक्सिमल नॉर्मल सब थोड़ी कहलाएगा, वो तो फिर प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, तो G इज इक्वल टू H1 सुपरसेट ऑफ H2 सुपरसेट ऑफ H3, ये ले। तो ये जीवन की कंपोजिशन सीरीज है, तो ये दोनों की लेंथ सेम होगी कि हमारी हाइपोथेसिस से। ठीक है, क्योंकि हमारी परिकल्पना यही है कि उन सभी ग्रुप के लिए दी गई थ्योरम सत्य है जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एबव कंपोजिशन सीरीज थर्ड एंड फोर्थ आर सीरीज ऑफ जीवन, सीरीज ऑफ लिखे, सीरीज ऑफ जीवन, आल्सो जीवन इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी, जीवन इज प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, जीवन इज मैक्सिमल लिख लो, जीवन इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो इम्प्लाइज जीवन इज सब ग्रुप प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। तो जब प्रॉपर है तो इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जीवन इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जीवन इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। देन बाई यूजिंग, ठीक है, देन बाई यूजिंग इंडक्शन हाइपोथेसिस, इंडक्शन हाइपोथेसिस कंपोजिशन सीरीज आर, कंपोजिशन सीरीज आर आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकारी हैं, आइसोमॉर्फिज्म टू ईच अदर, टू ईच अदर, that is the length of composition series third, length of composition series third, composition series third and fourth are equal,
फोर्थ आर इक्वल। Thus we can say that thus we can say that composition series first and second, composition series first and second isomorphism each other, परस्पर तुल्यकारी होंगे ईच अदर। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा एलिमेंट और उसमें क्या जुड़ गया है, जो दी गई कंपोजिशन सीरीज फर्स्ट और सेकंड है उसमें जी भर और जुड़ गया है तो थर्ड या फोर्थ है, वे भी थर्ड फोर्थ जो कंपोजिशन सीरीज लिखे हैं उसमें एक एक मेंबर की कमी ना है। क्या जोड़ना है, जी इज इक्वल टू जी नॉट और एच इज इक्वल टू एच नॉट। ठीक है, तो वही वाली बन जाएगी। तो एक एक एलिमेंट छुटे हुए हैं तो उनकी लेंथ सेम हो गई, तो एक एक एलिमेंट और मिला देंगे। कौन वाला एलिमेंट मिला देंगे, जी इज इक्वल टू जी नॉट, दूसरे वाली में एच इज इक्वल टू एच नॉट मिला देंगे। ठीक है, तो एक एक मेंबर और जोड़ देंगे बस। तो एलिमेंट की संख्या जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 + 4 + 6 और यहाँ पे 8 + 10 + 12, तो इसकी लेंथ सेम है। तो इसमें एक एलिमेंट और जोड़ दें हम, मान लो क्या 8 जोड़ दिया, इसमें क्या जोड़ दिया 14, तब भी समान है रहेगी ना लेंथ। इतने की लेंथ समान है तो एक एलिमेंट और दोनों में जोड़ दिए तब भी तो लेंथ समान रहेगी। ठीक है, तो G1 H1 दोनों में था और G1 H1 के बराबर है, तो H1 के स्थान पे हम G1 नीचे वाली में भी लिख दिए हैं, लिखे, लेकिन ऊपर वाली में हम क्या जोड़ दें, जी इज इक्वल टू जी नॉट, नीचे वाली में एच इज इक्वल टू एच नॉट जोड़ दें। तो एक एक कंपोनेंट और जब जोड़ देंगे तब भी लेंथ समान बनी रहेगी। जब 3 और 4 की लेंथ समान है तो 1 और 2 की लेंथ समान हर हाल में रहेगी। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म ईच अदर। ठीक है, अब कंडीशन बी, कंडीशन बी क्या है, व्हेन G1 इज नॉट इक्वल टू H1, G1 इज नॉट इक्वल टू H1। ठीक है, तो कंडीशन बी को हम कल अप्रूव करेंगे, बहुत बड़ा है। ठीक है, इकट्ठा हम प्रूव नहीं करना चाहते क्योंकि आज तो फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट को बुलाए हैं ना।